वेलकम टू नीट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। किसी बड़े आदमी ने कहा है कि कॉम्बैट स्पोर्ट की दुनिया में स्टार रिटायर होते हैं बट कभी ख़त्म नहीं होते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो ये कॉम्बैट स्पोर्ट सबसे बेहतरीन चैनल है। मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 4 गालियाँ दीजिएगा और अनसब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। पहली खबर कॉनर मैकग्रेगर को लेकर है। मैंने क्या कहा था कि स्टार जो है वो मरते नहीं है। ऐसा ही एक आदमी है कॉनर मैकग्रेगर। हम ये कह सकते हैं कि वो अपना पीक बहुत पहले ही छोड़ के आ गया है और शायद उसकी भूख खत्म हो चुकी है, पर कॉनर मैकग्रेगर से बड़ा स्टार टू बी ऑनेस्ट आज भी नहीं है यूएफसी के पास। अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरेस्टिंग बात हुई। माइकल चैंडलर ने अपने सोशल मीडिया में एक प्रकार से ये कहा कि कॉनर मैकग्रेगर के साथ उसकी अगली फाइट जो है वो जनवरी के महीने में 2026 में होगी। अब क्या हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए? इसके पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि माइकल चैंडलर अभी अभी सपने से उठा हो और उसे लगा हो कि अभी 2 साल पहले का समय है जब वो कॉनर से फाइट के लिए वेट कर रहा था, इसलिए उसने ये लिखा हो। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बात का किसी ने खंडन नहीं किया, ना तो यूएफसी ने ना तो कॉनर मैकग्रेगर ने इस बात को गलत कहा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इस बात के सच होने के चांसेस कितने हैं। मैं कहूँगा कि इस बात के सच होने के चांसेस लगभग 20% के आसपास हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि इसको किसी ने डिसमिस नहीं किया अभी तक। ये बात थोड़ी बहुत सच भी हो सकती है। कारण उसका यह है कि यूएफसी की जो डील है वो इस साल के साथ ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको पता हो, मैं उस समय से देख रहा हूँ यूएफसी से, जब यूएफसी जो है स्पाइक टीवी में आता था, स्पाइक टीवी के बाद फॉक्स में गया, फॉक्स के बाद ये ईएसपीएन में आया। तो जब वो स्पाइक टीवी से फॉक्स में गया था और जब फॉक्स से ईएसपीएन में आया, तो ये जो पहले इवेंट जो थे वो बहुत बड़े इवेंट थे और सबसे बड़े स्टार्स वाले इवेंट थे। एक तो आपको याद ही होगा जेडीएस और केन वेलास्केज वाली फाइट थी पहली। तो इतना बड़ा इवेंट और इतने बड़े स्टार अगर चाहिए है यूएफसी को तो कॉनर मैकग्रेगर के पास जाना तो पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये सच है, बट राइट नाउ वी विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। यार इस समय को लेकर मैं आपसे एक बात समझाना चाहूँगा आपको। और हाँ, एक चूतिया ने कहा ना ज्ञान मत दिया करो। दोस्त है तो दे रहा हूँ, लेना हो तो लो, नहीं तो गधे के पिछवाड़े में जाओ। ठीक है, देखिए यूएफसी की स्ट्रेटेजी जो है वो 2020 के बाद बहुत क्लियर थी। वो वही स्ट्रेटेजी थी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2007-8 के बाद अपनाई थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2007-8 के बाद ये तय किया कि हमारे उसमें बड़े स्टार नहीं होंगे, सबसे बड़ा स्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रांड खुद होगा। ठीक वैसे ही यूएफसी ने भी उनको फॉलो किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़े स्टार नहीं होंगे पर सबसे बड़ा स्टार जो है वो यूएफसी होगा। और इस बात में हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो इस बात में फेल हुए, क्योंकि यूएफसी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है और कोई फाइट हो ना हो लोग यूएफसी की फाइट देखने को तैयार है। बट जो मेजर बॉक्स ऑफिस आता था ना वो स्टार्स की वजह से आता था, और अब उन्हीं स्टार्स की यूएफसी को कमी हो गई है। इसीलिए आज भी जब कॉनर मैकग्रेगर जैसे फाइटर की कोई खबर आती है ना तो सबके सब बात करने लगता है। खैर, एक और कॉमेडी स्पोर्ट के स्टार की बात करेंगे, बट एंड में करेंगे। ठीक, फिलहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर शॉन ओमैली को लेकर है। शॉन ओमैली को वैसे स्टार बनाने की कोशिश की यूएफसी ने, पर बुरी तरह फेल हुआ। अगर आप लगातार मेरी वीडियो देखते होंगे तो एक वीडियो में आपको याद होगा जहाँ पे मैंने बात की थी बैंटमवेट में कौन किसको हरा सकता है। तो मैंने एक इंटरेस्टिंग बात कही थी कि शॉन ओमैली मुझे नहीं लगता कि मरावदुलिशविली को हरा सकता है। मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगली फाइट में हरा नहीं पाएगा या कुछ भी, पर उस समय मैंने ऐसा कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि मरावदुलिशविली को शॉन ओमैली हरा पाएगा। इसीलिए मैं 2 चीज़ें होते देखता हूँ, या तो शॉन ओमैली यूएफसी छोड़ के चला जाएगा या तो शॉन ओमैली 145 डिवीजन में चला जाएगा। मैंने ऐसा इसलिए नहीं कहा था कि मुझे लगता था कि शॉन ओमैली में किसी टाइप की कमी है। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मुझे शॉन ओमैली जो है बहुत ही स्मार्ट फाइटर नज़र आता है। मैंने देखा है कि इस लड़के में कुछ हरकतें ऐसी जो हैं क्रिंज हैं, बट बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लेता है। तो मुझे लगता था कि अगर वो उसको लगेगा कि वो टाइटल शॉट में यहाँ नहीं पहुँच सकता तो 145 में चला जाएगा। और अभी हाल ही के दिनों में उसके कोच ने एक इंटरव्यू में कहा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ही कैन गो टू 145। और क्यों नहीं जा सकता, उसकी हाइट सही है, उसका बेल्ट ठीक ठाक है। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे किसी तरीके का अचरज नहीं होगा। अचरज बोले तो सरप्राइज, अगर आपको नहीं पता है तो। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर भी शॉन ओमैली को लेकर है। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो मैंने एक बात ध्यान दी है और ये सभी को आपको पता भी होगा कि शॉन ओमैली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहा करता था सोशल मीडिया में, बट इस फाइट के पहले एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। शॉन ओमैली इंटरव्यू सर्कल में ऐसा लगता था कि वो फाइटिंग छोड़ के इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ, बट इस समय आपको कोई इसके नए इंटरव्यू दिखाई नहीं देंगे। आपको पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि शॉन ओमैली इस फाइट को लेकर पूरी तरह फोकस है, और फोकस शॉन ओमैली जो है किसी भी फाइटर के लिए खतरनाक हो सकता है।
शॉन ओमेली ने हाल ही में बात करी कि मैं थोड़ा दूर चला गया हूँ सोशल मीडिया से, और उसने मारवाना फूकना भी बंद कर दिया है। ऑल इन ऑल ही इज फोकस्ड अबाउट दिस फाइट। या टिम वेल्च और शॉन ओमेली की टीम को ना हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों क्रिंज हैं, पर कभी भी नहीं कह सकते कि वो चूतिए हैं। मैंने देखा कि दोनों मिलकर जो गेम प्लान बनाते हैं दैट इज़ अ वेरी गुड गेम प्लान। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मेहराब दविशेली का कहना है कि वो अपने आप को फाइट के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहा है। तो अगर मेरे से आप पूछें कि दोनों फाइटर कितने हैं एक दूसरे के खिलाफ, कैसे आप आंकेंगे, तो मेरा कहना है, मैं कहूँगा कि एक्चुअली शॉन ओमेली से बेहतर फाइटर है मेहराब दविशेली। मुझे कोई इस बात पे शक नहीं है। बट दो बातें इस फाइट को 50-50 फाइट बना सकती हैं। पहला कि मेहराब दविशेली इस फाइट के लिए फोकस नहीं है, और दूसरा शॉन ओमेली हमारे शहर की भाषा में फटे तक फोकस है। एंड दैट व्हाट मेक दिस फाइट वेरी 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 इंटरेस्टिंग। कभी कभी अजीब सी हरकत होती है ना कि हम पहले जब फाइट अनाउंस होती है तो एक्साइटेड नहीं रहते, पर जैसे फाइट आज पास में आती है तो हम अपने आप को मनाना चालू कर देते हैं कि भाई ये फाइट एक्साइटिंग होगी। हो सकता है कि मैं भी वही कर रहा हूँ, तो देखते हैं, है ना। और एनालिसिस का टाइम पे आएगा। फिलहाल मैं 2 वीडियो के बारे में आपको बता दूं। केन वेलास्केस वाला वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, और इसके अलावा जो सैटरडे की फाइट है उसका मैं एनालिसिस करूंगा, क्योंकि वो नंबर 1 कंटेंडर फाइट हो सकती है। सैटरडे बोले तो अपने यहाँ संडे को दिखाई देगी। ठीक है, चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जॉन जोन्स को लेकर है, पर दोस्त फाइट वाली खबर नहीं है, इसलिए भाग के नहीं जाने का। यार आपकी तरह मैं भी पक गया हूँ टॉम एस्पिनॉल और जॉन जोन्स के सागा से। एनीवेज, हाल ही में एक इंटरव्यू में जॉन जोन्स ने अपने माउंट रशमोर में वो किन किन फाइटर को रखता है उनका उन्होंने नाम लिया। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं माउंट रशमोर क्या है। माउंट रशमोर एक माउंट है। आई थिंक दैट मच यू हैव गेस्ड फ्रॉम द नेम। और इसमें कुछ वहाँ के जो पुराने राष्ट्रपति हैं और इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटी हैं उनके मूर्तियां जो हैं वो खुदाई की गई हैं। ठीक है, तो अगर एमएमए का माउंट रशमोर होता तो जॉन जोन्स का कहना है कि एमएमए के माउंट रशमोर में वो रखता है नंबर 1 पे। वैसे उसने कहा नहीं कि नंबर 1 पे, वो 4 फाइटरों के नाम बता रहा है। उसने कहा कि डिमिट्रियस जॉनसन, एंडरसन सिल्वा, जॉ सेंट पियर और जॉन जोन्स, इन 4 फाइटरों को उसने एमएमए के माउंट रशमोर में रखा। और टू बी ऑनेस्ट इट्स अ ग्रेट 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 लिस्ट। बस मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहती जॉन जोन्स से कि भाई एक काम करो, 4 की जगह 5 की जगह बना लो, और फेडोर अमेलिनेंको को भी इसमें शामिल कर लो। देन फॉर मी इट्स अ परफेक्ट लिस्ट। कई लोगों को ये प्रॉब्लम है कि इसमें एंडरसन सिल्वा क्या है। दोस्तों, तुमने एंडरसन सिल्वा को फाइट करते देखा नहीं है। ये वही वाली बात है कि कल के लौंडे हमको पैदा होकर ये नहीं बताएंगे कि अमिताभ बच्चन कैसा एक्टर था। उसने अपने करियर के एंड में जो भी किया हो उससे उसके करियर के पीक में जो किया है वो वाली चीज़ आप भुला नहीं सकते। Anyway, so I agree with this broader list. I don't have any problem with it. Only thing that I wanted is to add Emelianenko. I always had this soft corner for Fedor. I think he never, मतलब मेरे को लगता है कि फेडोर ना, जनता को जितना पता होना चाहिए था ना फेडोर के बारे में उतना बिल्कुल नहीं पता है लोगों को। फेडोर वॉज ऑसम यार, फेडोर वॉज ऑसम। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। आखिरी खबर माइक टाइसन को लेकर है। ऐसी खबर आई है कि माइक टाइसन और फेडोर एमेलियानेंको की फाइट की बात हो रही है। और भाई बात क्यों हो रही है? ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि जब पिछली बार माइक टाइसन ने फाइट की थी, भले ही वो बकवास फाइट थी, बट उस फाइट को देखने के लिए 60 मिलियन पीपल ट्यून इन किए थे। पता है उनमें से, मतलब मैं जिन लोगों को जानता हूँ ना इंडिया में, उन लोगों ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है ये फाइट देखने के लिए। और आपको पता है नेटफ्लिक्स के पूरे इतिहास में ये एक लौता ऐसा इवेंट था जब नेटफ्लिक्स के सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिए थे। अगर आप ये फाइट देखी तो आपको याद है फाइट रुक रुक के आ रही थी, बफरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये फाइट इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल थी कि नेटफ्लिक्स चाहता है कि माइक टाइसन फिर से बात फाइट करे। बट इस बार लोग चाहते हैं कि माइक टाइसन थोड़े एजेड फाइटर से फाइट करे। तो लोगों को मानना है कि माइक टाइसन को फाइट ऑफर हुई है फेडोर एमेलियानेंको की। और अगर ये फाइट होती है ना, मेरा मानना है कि ये फाइट नहीं होनी चाहिए वैसे, क्योंकि फेडोर एमेलियानेंको फोड़ देगा माइक टाइसन को। क्योंकि फेडोर क्या है कि उम्र में ज़्यादा ज़रूर हो गया है, बट फेडोर जो है एक्टिव कंपटीशन से ज़्यादा दूर नहीं है। एनीवेज, आप लोग बताइए कि आप फाइट आपको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। वैसे मैंने कहा था ना कि स्टार रिटायर होते हैं, मरते कभी नहीं है। माइक टाइसन भी ऐसे ही स्टार है यार जो मरा ही नहीं था। 60 साल के माइक टाइसन को देखने के लिए इतने लोग इकट्ठे होते हैं ना, जितने जॉन जोन्स, एलेक्स पेरेरा और भी यूएफसी के सारे चैंपियन को मिला के इकट्ठे नहीं होते। एनीवेज, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे। ठीक है।